This is today's the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is what did the ICJ say on climate obligations? And the second issue is Kaziranga in Assam record third highest tiger density in India after Bandipur Corbett National Park. And the third issue is Lok Sabha to take a motion to remove High Court judges. Fourth issue is urbanization and challenge of ideal transit solution. So let's discuss all the issues in detail. Recently, International Court of Justice has given a landmark climate judgment in which he said that nations should legally responsible for climate damages. ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट क्लाइमेट जजमेंट गिवन किया है जिसमें उसने कहा है कि कंट्रीज को क्लाइमेट डैमेज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग करना चाहिए. आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 फॉर जीएस पेपर 3. व्हाई इन न्यूज? Recently, the ICJ, International Court of Justice, issued an advisory opinion declaring that all nations are legally obligated to address climate change. ICJ ने रिसेंटली एक एडवाइजरी ओपिनियन इशू किया है जिसमें उसने डिक्लेयर किया है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए नेशंस को लीगली ऑब्लिगेट करना होगा. इट ऑल्सो एडेड दैट दोज हु डू नॉट एक्ट कुड बी ऑब्लाइज्ड टू पे रिपेरेशंस फॉर एनवायरमेंटल हार्म. इसने ये भी ऐड किया है कि जो भी कंट्री लीगली ऑब्लाइड नहीं होगा उसको इन्वायरमेंटल हार्म करने के लिए उसको कुछ पे करने होंगे. On March 29, 2023, the UNGA, United Nations General Assembly, adopted a resolution seeking an advisory opinion from the ICJ regarding the obligations of countries under international law concerning climate change. 2023 मार्च 29 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह प्रोविजन किया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ ऑब्लिगेशंस कंट्री पर इम्पोज करने के लिए कुछ एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है. इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यहाँ पर आईसीजे को एडवाइजरी ओपिनियन गिवन करने के लिए यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास किया था. Advisory opinions are not formally legally binding, but have considerable legal and moral weight and play a crucial role in shaping international law by outlining states' legal responsibilities. ICJ की जो भी एडवाइजरी ओपिनियंस होंगी ये फॉर्मली लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे बट इसका जो वेटेज होगा वो लीगल एंड मोरल वेटेज होगा एंड इंटरनेशनल लॉ को सेव करने के लिए आईसीजे के जो भी एडवाइजरी ओपिनियंस होंगे वो बहुत ही क्रूशियल होंगे. Why this initiative have been taken? ये जो इनिशिएटिव आईसीजे ने लिया है ये क्यों लिया है? This move was initiated after extensive lobbying by vulnerable island nations, particularly the Pacific island nation of Vanuatu. ये जो इनिशिएटिव आईसीजे के द्वारा लिया गया है स्पेशली वल्नरेबल आइलैंड नेशंस के इनिशिएटिव के बाद ये टेकिंग किया गया और स्पेशली पैसिफिक आइलैंड नेशंस ऑफ वनातु के द्वारा ये इस पर फोकस किया गया. द इनिशिएटिव रिसीव्ड ब्रॉड ग्लोबल सपोर्ट विद ओवर 130 कंट्रीज बैकिंग द रेजोल्यूशन. ये जो इनिशिएटिव है आईसीजे का कि कंट्रीज को लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीगली ऑब्लाइड किया जाना चाहिए, इस इनिशिएटिव का अबाउट वर्ल्ड के 130 कंट्रीज का सपोर्ट मिला है. Pacific island nation of Vanuatu are at risk of disappearing under rising sea levels. So, UN General Assembly in 2023 requested an advisory opinion from the ICJ. वनातु के आइलैंड नेशंस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है बिकॉज कुछ आइलैंड यहाँ पर सी लेवल राइज होने की वजह से डिसअपियर हो रहे हैं. यही वजह था कि 2023 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आईसीजे से एडवाइजरी ओपिनियन गिवन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था. की फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं? स्टेट्स हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. आईसीजे ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीज का लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन. करंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा कंट्रीज के लिए, इसका भी लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. Inaction on climate change may constitute an internationally wrongful act. Number 4, nations harmed by the impact of the climate change could be entitled to reparations. Number 5, the code affirms that a clean, healthy and sustainable environment is a human right.
कोर्ट ने यह भी अफर्म किया है कि क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ये ह्यूमन राइट है। Advisory opinion strengthen the legal foundation for loss and damage financing and support stronger nationally determined contributions। आईसीजे के जो भी एडवाइजरी ओपिनियन रहे हैं, ये लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग के लीगल फाउंडेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करते हैं एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। इंडिया पोजीशन एंड इम्प्लीकेशंस, इस पर इंडिया का क्या पोजीशन रहा है और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर एंड हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर है और क्लाइमेट इम्पैक्ट के लिए इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज में आता है। इट एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रजिस्टर्ड ऑब्लिगेशंस ऑन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। इंडिया हमेशा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रिंसिपल को एडवोकेट करता रहा है। द आईसीजे ओपिनियन मोटिवेटेड इंडिया टू अलाइन डेवलपमेंट विद रोबस्ट क्लाइमेट एक्शन। आईसीजे का जो भी ओपिनियन है, इस ओपिनियन ने इंडिया को इसके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को क्लाइमेट एक्शन के साथ किस तरह से अलाइन किया जाए, इसके लिए इंडिया को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है। इंडियाज प्रोएक्टिव जुडिशरी में इंकरेजिंगली इन्वोक द ओपिनियन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आईसीजे के इस ओपिनियन की के बाद इंडिया का जो प्रोएक्टिव जुडिशरी है, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ एंड एनवायरनमेंट मिला हुआ है, इसके बेस पर कुछ एक्शंस या इनिशिएटिव टेकिंग कर सकता है। एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया करंटली लैक अ क्लाइमेट स्पेसिफिक फोकस, लीगल रिफॉर्म इज नीडेड टू एड्रेस सिस्टमैटिक क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी। इंडिया के अंदर जो भी करंट में एनवायरमेंटल लॉ है, वो क्लाइमेट स्पेसिफिक फोकस नहीं करते हैं। इट मीन्स एनवायरमेंटल लॉ तो है बट क्लाइमेट स्पेसिफिक फोकस उनका नहीं है, और इस तरह से इंडिया के अंदर सिस्टमैटिक क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ लीगल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आईसीजे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड बिगन इट्स ऑपरेशंस इन अप्रैल 1946। आईसीजे 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। अप्रैल 1946 से इसने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईसीजे। इंडिया भी आईसीजे का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। इट सर्व एज द मेन जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस के एक मेन जुडिशियल बॉडी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ आईसीजे आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। बात अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेज की जाए आईसीजे की, वो इंग्लिश एंड फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन द पीस पैलेस इन द हॉग, नीदरलैंड। आईसीजे का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हॉग में पीस पैलेस में है। अमंग द 6 प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन, इट इज द ओनली वन नॉट बेस्ड इन द न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से आईसीजे ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूएसए, न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, ये नीदरलैंड के अंदर है। The ICJ resolve legal dispute between states and provide advisory opinion on legal matters referred by authorized UN organs and specialized agencies as per international law। ICJ स्टेट के बीच लीगल डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में हेल्प करता है। साथ ही यूएन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा जो भी मैटर्स रेज किए जाते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन ये गिवन करता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। The court has 15 judges who are elected for terms of office of 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council। आईसीजे के अंदर टोटल 15 जजेज होते हैं जो कि 9 ईयर के लिए ऑफिस टेकिंग करते हैं। ICJ has no jurisdiction to deal with applications from individuals, NGOs or private groups and it rules only on the right and obligations of the state। ICJ किसी भी इंडिविजुअल, एनजीओ या प्राइवेट ग्रुप के द्वारा गिवन की गई एप्लीकेशंस पर जुरिस्डिक्शन नहीं रखता है। ये स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, स्टेट के काजीरंगा नेशनल पार्क रैंक्स थर्ड ग्लोबली एंड नेशनली इन टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क को ग्लोबली एंड नेशनली थर्ड रैंक गिवन किया गया है। भाई न्यूज, Assam's Kaziranga Tiger Reserve has recorded the third highest tiger density in India after Karnataka Bandipur Tiger Reserve and Uttarakhand's Corbett National Park। आसाम के अंदर काजीरंगा टाइगर रिजर्व को हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में थर्ड रैंक मिला है। सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर है। सेकंड नंबर पर उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। The report stated that 140 tigers were recorded across the 1,307
0.49 स्क्वायर किलोमीटर। एक्सपेंस ऑफ केटीआर इन 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर 1307 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अबाउट 148 टाइगर रिपोर्ट किए गए। According to a comparative chart in the report, KTR has 18.65 tiger per 100 square kilometer, behind Bandipur's 19.83 tiger in 1,456 square kilometer, and Corbett 19.56 in 1,288 square kilometer. काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अबाउट 18.65 टाइगर्स हैं, जबकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर 1456 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 19.83 टाइगर्स हैं, एंड कॉर्बेट के अंदर 1288 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अबाउट 19.56 टाइगर हैं। The first estimation in Kaziranga in 1997 recorded 80 tigers. The number gradually increased to 121 in the 2019 estimation, but dipped to 104 in 2002. काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर्स का जो फर्स्ट एस्टिमेशन किया गया था 1997 में किया गया था, उस टाइम पर इस टाइगर रिजर्व के अंदर 80 टाइगर्स हुआ करते थे। 2019 तक ये नंबर थोड़ा इंक्रीज हुआ, 121 तक ये रीच हुआ। देन 2022 में 3 ईयर के बाद ये जो नंबर है ये 104 तक डाउन हुआ। वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? Initiated by Indian Board for Wildlife (IBWL), previously known as National Board for Wildlife, recommended a total ban on the export of all wild cat skins, including tiger. इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको प्रीवियसली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता था, इसने रिकमेंड किया कि वाइल्ड कैट स्किन का फुल्ली तरीके से एक्सपोर्ट बैन किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग टाइगर। Number initiated by IUCN. IUCN, International Union for Conservation of Nature, included the tiger in its Red Data Book as an endangered species and adopted a resolution calling for a ban on the killing of tigers. IUCN के द्वारा भी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN ने यहाँ पर टाइगर को रेड डाटा बुक के अंदर इंक्लूड किया है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी होती है उसको रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है, और साथ ही टाइगर के किलिंग को बैन करने के लिए एक रेजोल्यूशन भी इसने एडॉप्ट किया है। नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर। ऑन April 1, 1973, प्रोजेक्ट टाइगर was inaugurated at Corbett Tiger Reserve with 9 tiger reserve announced across India. April 1, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर इनॉग्रेशन होता है। इसके साथ 9 टाइगर रिजर्व भी अनाउंस किए गए इंडिया के अंदर। नंबर 1 कॉर्बेट, देन इन यूपी, नाउ इन उत्तराखंड। उस टाइम पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर आया करता था, बट अब ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर है। पलामू टाइगर रिजर्व पहले बिहार के अंदर आया करता था, अब ये झारखंड के अंदर है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा के अंदर है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है। मनास आसाम के अंदर है। रणथंभौर राजस्थान के अंदर है। कान्हा एमपी के अंदर है। मेलघाट महाराष्ट्र के अंदर है। बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है। ये सभी टाइगर रिजर्व उस टाइम पर अनाउंस किए गए थे। व्हाट इज एस्टेब्लिशिंग अ टाइगर रिजर्व एंटेल? टाइगर रिजर्व अगर एस्टेब्लिश किया जाता है तो इसके अंडर क्या क्या आता है? द प्रोजेक्ट टाइगर रिप्लेस बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सिंस 2006 एस्टेब्लिश द टेम्पलेट फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के साथ इसको रिप्लेस किया गया। 2006 तक इसको NTCA के नाम से 2006 के बाद इसको NTCA के नाम से जाना जाता है, और ये टाइगर के लिए प्रोटेक्टेड एरिया के साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड टेम्पलेट प्रिपेयर करता है। इट एस्टेब्लिशिंग अ कोर जोन एंड बफर जोन फॉर प्रोडक्शन हैबिटेट इंप्रूवमेंट फॉर टाइगर्स। टाइगर के हैबिटेट के इम्प्रूव करने के लिए एंड इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोर जोन एंड बफर जोन इसके अंडर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। Activities include anti-poaching initiatives, habitat improvement and water development, addressing human-animal conflict, designating in violent species and relocating village from critical tiger habitat. टाइगर जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इनके अंदर एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं, हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं, वाटर डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी इनके अंदर लिए जाते हैं। साथ ही एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से एड्रेस किया जाए एंड अदर विलेजेस को किस तरह से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से दूर रिलोकेट करना है, इससे रिलेटेड सारा मैनेजमेंट किया जाता है।
हाउ आर टाइगर रिजर्व फंडेड? टाइगर रिजर्व किस तरह से फंडेड किए जाते हैं? अंडर प्रोजेक्ट टाइगर गाइडलाइंस 60% ऑफ द फंड्स फॉर रिजर्वेशन कंजर्वेशन आर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर एंड 40% इज बोर्न बाय द कंसर्न स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर अगर टाइगर रिजर्व है तो 60% जो फंड रिलीज किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जबकि 40% फंड स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट द सेंटर कवर 90% ऑफ द फंड। नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट के अंदर अगर कोई टाइगर रिजर्व है तो उसका 90% तक फंडिंग इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ अ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए प्रोसेस क्या है? आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पे पढ़ो, फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया? इंडिया के अंदर जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस जो इनिशिएट किया जाता है वो प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी जज को रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इम्पीचमेंट मेंशन नहीं किया गया है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म टू अपहोल्ड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी व्हाइल प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इंडिया के अंदर जजेस के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस जुडिशरी की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए एक क्रूशियल मैकेनिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है? आर्टिकल 124 फोर दिस आर्टिकल आउटलाइन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 124 फोर के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 218 एप्लीकेबल टू रिमूव हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 218 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। द ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट आर एक्सप्लिसिटली लिमिटेड टू प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इम्पीचमेंट के लिए कुछ ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के बेस पर इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी जज के अगेंस्ट। प्रूव मिसबिहेवियर एनी एक्शन और कंडक्ट बाय अ जज दैट ब्रीचेस द एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द जुडिशरी। प्रूव मिसबिहेवियर इट मीन्स किसी भी जज के द्वारा अगर जुडिशरी की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड या एथिकल को ब्रीच किया जाता है या कोई भी ऐसा एक्ट जज के द्वारा जो किया गया है जिसकी वजह से जुडिशरी के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को ब्रीच किया जा रहा है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के अंदर आएगा। इनकैपेसिटी अ जज इनएबिलिटी टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटीज ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इनफॉर्मिटी। कोई भी जज अगर फिजिकल एंड मेंटल इन्फॉर्मिटी की वजह से अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको इनकैपेसिटी के अंदर मेंशन किया जाता है। स्टेप्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस के क्या क्या स्टेप होते हैं? नंबर वन, इनिशिएशन ऑफ अ मोशन। सबसे पहले मोशन इनिशिएट किया जाता है। अ मोशन फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन द लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा। इम्पीचमेंट मोशन को इनिशिएट करने के लिए लोकसभा के अंदर 100 मेंबर्स का सपोर्ट एंड राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर्स का सपोर्ट पहले होना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन में डिसाइडिंग वेदर टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन। स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेगा कि मोशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इन 2018 द मोशन अगेंस्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वाज रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया था बट ड्यू कंसिडरेशन की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी। अपॉन एडमिशन ऑफ द मोशन द स्पीकर ऑफ द लोक सभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमेटी। चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक बार अगर मोशन को एडमिट कर लिया जाता है देन इसके बाद 3-member कमेटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूड होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इसके मेंबर होते हैं। इट मीन्स जो भी 3-member कमेटी होती है इस कमेटी के अंदर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इसके मेंबर होते हैं। The committee conduct an inquiry into the allegations, gathering evidence and examining witness to determine the validity of a charge. 3-member कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इस कमेटी के द्वारा एलिगेशंस पर इंक्वायरी की जाती है और उन एलिगेशंस के रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं।
विटनेस को एग्जामिन किया जाता है सो दैट चार्जेस की वैलिडिटी को डिटरमाइन किया जा सके। Committee report and parliamentary debate. The committee submit its report to the presiding officer of the house where the motion was introduced. If the judge is found guilty of the alleged misconduct or incapacity, the report is debated in the parliament. 3 member कमेटी अपनी रिपोर्ट हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास सबमिट करती है और ये उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये सबमिट किया जाता है जिस हाउस के अंदर मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर जज गिल्टी फाउंड किया जाता है और कोई मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी से रिलेटेड जो भी एलिगेशंस पुट किए गए थे उन एलिगेशंस के रिगार्डिंग अगर गिल्टी फाउंड किया जाता है देन रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर डिबेट किया जाता है। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द मोशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट के बोथ हाउस के द्वारा इम्पीचमेंट मोशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्वेरिंग अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर टोटल हाउस के मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए प्लस एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजोरिटी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। फाइनल रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। Once the motion is passed in both house, it shall be presented to the president in the same session in which the motion has been adopted. एक बार अगर बोथ हाउस के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन पास हो जाता है देन इसको प्रेसिडेंट के बिफोर प्रेजेंट किया जाता है। सेम सेशन के अंदर ये प्रेजेंट होना चाहिए। इंस्टेंसेस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट। इससे पहले इम्पीचमेंट कितनी बार अटेम्प्ट किया गया है? इंडिया हैज विटनेस्ड अ फ्यू अटेम्प्ट्स ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी एंड जस्टिस सुमित्रा सेन। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट एंड 2011 में जस्टिस सुमित्रा सेन के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट अटेम्प्ट किया जा चुका है। While none have resulted in a complete removal, these instances highlight the process rigidity and its role in upholding accountability. किसी भी केस में अभी तक कंप्लीट रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं हुआ है। What guidelines regulate जजेस पब्लिक स्टेटमेंट? जजेस पब्लिक स्टेटमेंट को कौन सी गाइडलाइन रेगुलेट करती है? नंबर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जजेस लाइक ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 91A of the Constitution. But this right is subject to reasonable restrictions to maintain morality, public order and the integrity of their office. जजेस को भी और सिटीजन्स की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट अंडर आर्टिकल 19(1) के अंडर मिला हुआ है। बट ये जो राइट है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का सब्जेक्ट है सो दैट जुडिशरी की मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। पब्लिक स्टेटमेंट बाय जजेस मस्ट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ देयर जुडिशियल ऑफिस। जजेस के द्वारा जो भी पब्लिक स्टेटमेंट गिवन किए जाते हैं वो उनके जुडिशियल ऑफिस के डिग्निटी को अपहोल्ड को मेंटेन करना होगा। टू मेन इंस्ट्रूमेंट टू डील कंडक्ट ऑफ जजेस। जजेस के कंडक्ट को डील करने के लिए 2 मेन इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 1 बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। नंबर 2 री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997। स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल रेस्ट्रेंट। जुडिशियल रेस्ट्रेंट से रिलेटेड क्या क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस है? नॉन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर। जजेस शुड एब्सटेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन पॉलिटिकल इवेंट और पॉलिसीज टू अवॉइड बीइंग परसीव्ड एज पार्टिसिपेंट। जजेस के लिए यहाँ पर ये गाइडलाइन है कि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में पार्ट टेकिंग नहीं करना, ना ही कमेंट करना है। रेफरेनिंग फ्रॉम प्रीजुडाइज केसेस। जजेस मस्ट अवॉइड मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट ऑनगोइंग केसेस और लीगल इश्यूज दैट कुड बी इंटरप्रेटेड एज जजमेंट और बियास। जजेस को कोई भी ऐसा स्टेटमेंट गिवन नहीं करना है स्पेशली जो ऑनगोइंग केसेस हैं या लीगल इश्यूज से रिलेटेड जिसमें उनका प्री जजमेंट गिवन किया जा चुका है और जजेस को कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना है जिससे फेवरिज्म शो होता है। नो पार्टिसिपेशन इन कंट्रोवर्शियल इवेंट। जजेस शुड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट और फॉर्म्स दैट कुड हार्म इंडिपेंडेंस और अलाइन देम विद अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और ग्रुप। जजेस को किसी भी ऐसे इवेंट या फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करना है जो कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को हार्म कर सकता है और किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और ग्रुप के साथ उन्हें अलाइन नहीं होना है। These are PYQs. In this article, we will discuss India's urban rural development. What are trends, challenges, and solutions of urbanization in India? Why niche?
World Bank report estimates that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure needs. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि इंडिया को 2036 तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को फुलफिल करने के लिए अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की नीड हो सकती है. करंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अराउंड लेस देन रुपीज 1 लाख करोड़ एनुअली. करंट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है एनुअली वो लेस देन रुपीज 1 लाख करोड़ होता है. India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades. इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन लास्ट डिकेड में अबाउट 400 मिलियन तक इंक्रीज हुआ है. वहीं नेक्स्ट 3 डिकेड के अंदर ये पॉपुलेशन 800 मिलियन से भी ऊपर हो सकती है. दिस सेंचुरी इज सपोज टू बी इंडियाज अर्बन सेंचुरी ड्यू टू मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट. कंट्री शुड बिकमिंग मोर अर्बन देन रूरल. ये जो सेंचुरी है इट मीन 21st सेंचुरी इंडिया की अर्बन सेंचुरी है बिकॉज इंडिया की सोसाइटी के अंदर मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी इंडिया का जो सोसाइटी है वो रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो जाएगी. देयर इज ऑल्सो डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दिस लार्ज शिफ्ट. ये जो लार्ज शिफ्ट हो रहा है रूरल से अर्बन की तरफ, इस शिफ्ट को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी अब इंक्रीज हो रही है. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and the way in which this affect the environment society. अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक बड़ा प्रोपोर्शन सिटीज या अर्बन एरियाज में लिव करता है और इस वजह से इन्वायरमेंट सोसाइटी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है. Urbanization is a global phenomena that has been driven by a variety of factors including economic development, technological change and population growth. Urbanization एक ग्लोबल फेनोमेना है जो कि वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के द्वारा ड्राइवन किया जाता है. नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India. The population of India's cities and towns has been increasing faster than the rural population. रिसेंट डेकेड में अर्बनाइजेशन रैपिडली तरीके से ग्रो हुआ है इंडिया के अंदर और इंडिया की जो सिटीज एंड टाउन्स हैं इनके अंदर पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन के कंपेयर में काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रही है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अबाउट 31.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विच प्रोजेक्टेड टू ग्रो अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2030. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 31.2% पॉपुलेशन थी और 2030 तक अबाउट 40% पॉपुलेशन जो होगी इंडिया की वो अर्बन पॉपुलेशन होगी. व्हाट अबाउट सिटीज इन इंडिया? इंडिया में सिटीज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के इंजन माने जाते हैं सिटीज. सिटीज कंट्रीब्यूट अराउंड 66% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड 90% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू. इंडिया के टोटल जीडीपी में सिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 66% कंट्रीब्यूशन है एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के रिस्पेक्ट में अबाउट 90% रोल सिटीज का होता है. सिटीज आर एन इम्पोर्टेंट जोन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिटीज एक इम्पोर्टेंट जोन है. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट $840 बिलियन इज नीडेड फॉर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट डिकेड. वर्ल्ड बैंक ये एस्टिमेट करता है कि $840 बिलियन की नीड होगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट डिकेड में. सिंस द 11th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू सिटीज रिमेन इनएडिक्वेट. 11th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग सिटीज के लिए जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन किए जाते हैं वो इनएडिक्वेट रहे हैं. द फिस्कल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज पुअर अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. म्यूनिसिपैलिटीज का जो फिस्कल हेल्थ है वो काफ़ी पुअर है जिससे सिटी की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है. रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एप्रोप्रिएट फिस्कल एक्शन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट. रैपिड अर्बनाइजेशन अगर होता है और फिस्कल एक्शंस एप्रोप्रिएट फिस्कल एक्शन नहीं लिए जाते हैं तो इससे डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया आर अबाउट 0.5% ऑफ द जीडीपी, मच लोअर देन द 2 to 5% इन अदर डेवलपिंग नेशंस. अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो आईजीटीज हैं इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर जो है वो जीडीपी का 0.5% है जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो है वो 2 to 5% तक आईटीजीज हैं. फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6%, मैक्सिको 1.6% एंड फिलीपींस 2.5% एंड ब्राजील 5.1% ऑफ देयर जीडीपी टू देयर सिटीज. कुछ कंट्रीज का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जीडीपी का कितना परसेंट वो सिटीज के लिए ट्रांसफर करते हैं.
साउथ अफ्रीका में 2.6% यहाँ पर सिटीज के लिए ट्रांसफर किया था, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5%, ब्राजील 5.1%। इशूज एंड चैलेंजर रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन। अर्बन में टैक्सेशन सिस्टम के बिफोर क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिड्यूस यूएलबी टैक्स रेवेन्यू। जब से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है, इससे अर्बन लोकल बॉडीज का जो टैक्स रेवेन्यू है वो रिड्यूस हुआ है, एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम अबाउट 23% इन 2012-13 टू अराउंड 9% 17-18। अर्बन लोकल बॉडीज का जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफी हद तक डिक्रीज हुआ है। 2012-13 में जहाँ 23% टैक्स रेवेन्यू के तौर पर मिलता था, वहीं अब ये 9% से भी लोअर पर आ गया है। IGTs फ्रॉम स्टेट टू यूएलबीज आर वेरी लो। स्टेट्स है जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए IGTs ट्रांसफर किए जाते हैं वो वेरी लो है, with state finance commission recommending only about 7% of states own revenue in 2018-19, increasing the quantum of IGTs as a percentage of GDP is necessary. Despite the 74th constitutional amendment aimed to financially strengthen ULBs, there is no progress over 3 decades later. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, इसका मेन एम अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना था, बट 3 डिकेड हो चुके हैं, अभी तक इनका स्ट्रेंथ नहीं किया गया है। लोकल गवर्नमेंट रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एड। जो भी लोकल गवर्नमेंट होता है, इन्हें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट की जरूरत होती है with respect to fund, functionaries and technical aid. Number 3, the growth of parallel agencies had distorted local government role. लोकल गवर्नमेंट के रोल को पैरेलल एजेंसी के ग्रोथ ने भी डिस्टोर्ट किया है। इट मीन्स लोकल, अर्बन लोकल या जितना भी पंचायत लेवल पर जो प्रोग्रेस होना चाहिए था, इसके प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ पैरेलल एजेंसीज भी अब आई हैं। इन पैरेलल एजेंसीज ने लोकल गवर्नमेंट के रोल को डिस्टोर्ट किया है। प्रोग्राम लाइक द एमपीज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एक्सरसाइज दिस इशू, डिस्टोर्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। जब से एमपीज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स आई है, तब से लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी डिस्टोर्ट हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ फंड बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के द्वारा कितने % फंड का रिकमेंडेशन किया गया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए या रूरल लोकल बॉडीज के लिए। 16th Finance Commission has begun its work established under Article 280 of the Indian Constitution, primarily focusing on the devolution of the consolidated fund. 16th Finance Commission ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग, और इसका जो मेन फोकस है वो कंसोलिडेटेड फंड से किस तरह से फंड का डेवोल्यूशन किया जाएगा, इस पर इसका मेन फोकस है। Since the 73rd and 74th constitutional amendments, local bodies have gained significant recognition without the federal system. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के साथ लोकल बॉडीज ने फेडरल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन गेन किया है। These amendments introduce sub clauses 283 BB and C, which mandate the Finance Commission to recommend measures to augment state consolidated fund to support पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन को मैंडेट किया गया है कि वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से फंड शेयर करने के लिए रिकमेंड करें। मोर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू सिटीज इज द नीड ऑफ आवर। 16 फाइनेंस मस्ट कंसीडर इंडियाज अर्बनाइजेशन डायनामिक्स एंड इंश्योर IGTs टू अर्बन एरियाज आर एट लीस्ट डबल। इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ करंट सेंसस का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। In the absence of the 2021 census, reliance on 2011 data is inadequate for evidence-based fiscal devolution. India has approximately 4,000 statutory towns and an equal number of census towns, with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban. Various government initiatives related to urban development in India. इंडिया के अंदर अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन JNNURM, launched in 2005, aims to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. 2005 में इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन स्टार्ट किया गया, जिसका मेन एम अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली असिस्ट करना था, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज रिलेटेड डेवलपमेंट किया जा सके। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्टिक्स। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में ये स्टार्ट किया गया था। एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंप्रूव लिविंग कंडीशंस फॉर अर्बन रेसिडेंट, पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम ग्रुप्स। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DNULM। डे मीन्स दीनदयाल अंत्योदय योजना वॉज लॉन्च इन 2013 में ये लॉन्च किया गया था।
aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor household by providing them opportunities for skill development and self-employment. Number 5, Heritage City Development and Augmentation Yojana, HIDDE, launched in 2014, aims to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identical cities in India. Number 6, Swachh Bharat Abhiyan, launched in 2014, aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas, including the construction of toilet and solid waste management. Number 7, Pradhan Mantri Awas Yojana, launched in 2015, aims to provide affordable housing to urban residents, particularly for economically weaker section and low-income group. Number 8, Smart City Mission, launched in 2015, aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development. Number 9, Adal Mission for Rejuvenation and Urban Transportation, Amrit, launched in 2015, aims to improve basic services and infrastructure in urban areas, including water supply and sewerage system. Some successful examples of sustainable and planned urbanization in India. इंडिया में सस्टेनेबल एंड प्लेन अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या सक्सेसफुल एग्जांपल रहे हैं? नंबर 1, चंडीगढ़ एंड इंदौर का यहाँ पर एग्जांपल दिया जाएगा. Chandigarh known for its well-planned urban design and efficient public transportation system, which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents. Indore, known for its waste management initiatives, Indore has implemented a number of programs to improve the collection and disposal of the waste. Hence, Indore has topped the Swachh Sarvekshan Award for the 6th time in 2002. Constitutional provision related to rural development in India. Now we will discuss about rural development. Rural development से related constitutional provisions क्या क्या हैं? Article 40 of the DPSP mandate the state to organize village panchayat and equip them with the necessary power to function as self-governing units. DPSP के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे और उन्हें नेसेसरी पावर इक्विप करे एज ए सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर, ताकि वो फंक्शन कर सके. 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 established Panchayati Raj institutions to foster grassroots democracy and drive rural development. 1992 में 73rd Constitutional Amendment के अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए सो दैट ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फोस्टर किया जा सके एंड रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव किया जा सके. 11th Schedule of the Constitution assigns 29 functions to PRIs, including agriculture extension, land improvement and land reform. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11th शेड्यूल के अंदर भी 29 फंक्शंस पीआरएच को गिवन किए गए हैं, जिसके अंडर एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोविजन किए गए. गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस मॉडल क्या है? सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड लोकल लेवल पर किस तरह से रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट किया गया. एट द सेंट्रल लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. State government, each state government has a department of rural development which is responsible for planning and implementing rural development program in the state. Local government, PRI, are responsible for planning and implementing development program at the local level. Major drivers of rural India's growth recently इंडिया के अंदर रूरल ग्रोथ को ड्राइव करने वाले मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? नंबर 1, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. The implementation of agriculture reforms and the adoption of the modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. For instance, improved irrigation technique and the promotion of high-yielding varieties have significantly increased crop yielding. इंडिया के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन यहाँ पर रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए टेकिंग किया गया है. एग्जाम्पल के लिए इरिगेशन टेक्निक को इम्प्रूव किया गया है एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्रमोट यहाँ पर किया गया है सो दैट क्रॉप यील्ड को इंक्रीज किया जा सके. Some government initiatives such as soil health card and Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana have also contributed to this growth. Number 2, rural infrastructure development. Significant investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to markets, and overall economic activities. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has played a pivotal role in constructing all-weather rural roads connecting remote villages to nearby towns and cities. इंडिया के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया गया है एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई है. दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) has focused on developing rural infrastructure such as community resource center and production centers. इंडिया के अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसका मेन फोकस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. नंबर 3, रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई-गवर्नेंस. For bridging the digital divide between urban and rural areas, government has made significant strides. Some initiatives like BharatNet, previously known as the National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitating access to online education, e-governance services, and a digital marketplace for rural communication. इंडिया के अंदर भारत नेट, जिसको प्रीवियसली नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, इसका मेन एम ग्राम पंचायत के अंदर
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विस एंड डिजिटल मार्केट प्लेस को इंश्योर किया जा सकता है। इन डिलीवरिंग वेरियस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज इन रूरल एरिया, द कॉमन सर्विस सेंटर हैव आल्सो प्लेड द क्रूशियल रोल। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। नंबर 4, रूरल हेल्थ एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। Improvement in sanitation and rural health care have contributed to the overall growth and well-being of the communities. Ayushman Bharat Yojana has provided affordable health care access to the millions of rural households. रूरल हेल्थ एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव के तौर पर आयुष्मान भारत योजना इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई। स्वच्छ भारत मिशन हैज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड प्रमोटिंग ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस लीडिंग टू बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड प्रोडक्टिविटी। इंडिया के अंदर सैनिटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एंड ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था।